डियर होमो, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा दुनिया के 6 ऐसे होमो जो दुनिया के सामने कभी झुके नहीं और किसी भी कीमत पर अपने घोंसलों को बेचने के लिए तैयार नहीं हुए। अपनी ज़मीन सबको प्यारी होती है, अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई कोई कैसे छोड़ना चाहेगा, लेकिन जब उस ज़मीन के दाम से कई गुना ज़्यादा पैसों का लालच दिया जाता है तो अधिकतर लोग अपना मन बदल देते हैं। तो दोस्तों, डियर होमो में आप सभी का स्वागत है। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और फिर बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो नंबर 6 पर है सिएटल, एडिथ मैसफील्ड का घर। दोस्तों, ये है वॉशिंगटन डीसी के सिएटल शहर में बैलार्ड ब्लॉक्स मॉल, और इसके बीच में ये जो घर देख रहे हैं ना, ये घर है 84 साल की वृद्ध महिला एडिथ मैसफील्ड का, जो यहाँ अकेले रहती थी। बात 2005 की है, जब उसके घर की जगह में एक बड़े से मॉल बनाने की स्वीकृति हुई। आसपास के सारे घर मॉल वालों ने खरीद लिए, लेकिन ये मोहतरमा अपने घर से टस से मस्तक नहीं हुई। उसके बाद बिल्डर्स ने मामूली 1550 वर्ग फुट शताब्दी पुराने घर के लिए लगभग $1 बिलियन यानी कि लगभग 7 करोड़ का प्रस्ताव दे दिया। लेकिन बूढ़ी अम्मा का इरादा नहीं बदला और उसने मकान को नहीं बेचा। एडिथ मैसफील्ड की 2008 में 86 साल की उम्र में अपने ही घर में मृत्यु हो गई और मरने के बाद उनके घर से एक वसीयत बरामद हुई। वसीयत में उन्होंने घर को कंस्ट्रक्शन साइट के सुपरिटेंडेंट बैरी मार्टिन के नाम कर दी, जो धीरे धीरे उनके दोस्त और देखभालकर्ता बन गए थे। उसने घर को बिल्डर को बेच दिया, लेकिन बिल्डर ने बूढ़ी अम्मा का सम्मान करते हुए उस घर को वैसे का वैसे रहने दिया और आज भी उस घर की मरम्मत मॉल के द्वारा ही कराई जाती है। आपने अप मूवी तो देखी ही होगी, बहुत ही शानदार हार्ट टचिंग एनिमेशन मूवी है और उसमें जो घर दिखाया गया है वह इससे मिलता जुलता है। और फिल्म के रिलीज के समय फिल्म के प्रमोशन के लिए फिल्म वालों ने इसे वैसे ही बलून से सजाया था। ये घर इतना फेमस हो चुका है कि लोग यहाँ अपनी फोटोज भी लेते हैं। नंबर 5 पर है वॉशिंगटन डीसी में ऑस्टिन स्प्रिंग्स का घर। ये जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स के बीच में दबा हुआ जो ये घर देख रहे हैं ना, ऑस्टिन स्प्रिंग्स नाम के शख्स का है। 1980 में जब यहाँ बिल्डिंग्स बनने की शुरुआत हुई तो आसपास के सारे छोटे घर वालों ने अपनी जमीन या घर बेच दी, लेकिन ये भाई साहब ने बेचने से साफ इनकार कर दिया। ऑस्टिन को लगा कि बिल्डर उसे सही रकम नहीं दे रहे हैं और मुंह मांगी रकम नहीं मिली तो उसने इस जगह को पिज्जा शॉप खोलने का प्लान बनाया, लेकिन उल्टा वह बैंक के कर्ज में आ गया और 2011 में ऑस्टिन को यह घर आधे कीमत यानी कि $7.5 लाख में बेचना पड़ा, जबकि पहले 2003 में वह इसे $15 लाख तक डिमांड कर चुका था। नंबर 4 पर है पोर्टलैंड ओरेगन रैडल एकर का घर। ये जो घर आप देख रहे हैं, यह है पोर्टलैंड के रैडल एकर का, जो कि पेशे से एक वकील है और अपने अभ्यास के लिए घर को कार्यालय के रूप में उपयोग करता है। इस घर को पीगो हाउस भी कहते हैं, जो कि एकर के कुत्ते के नाम पर है। 2006 में पोर्टलैंड स्टेट ने यूनिवर्सिटी आवास की 16 मंजिलों के लिए रास्ता बनाने के लिए जमीन की मांग की, लेकिन एकर ने साफ तौर पर मना कर दिया, इसलिए उस पर मुकदमा भी चलाया गया। रैडल एकर ने लड़ाई लड़ी और जीत भी हासिल की। इसे भी फिल्म अप की तरह 400 हीलियम गुब्बारों से सुसज्जित कर सीन को रिक्रिएट किया गया था। नंबर 3 में है चाइना का लुओ बाओगेन का घर। चीन में ये मकान लाओ बाओगेन और उनकी पत्नी का घर है। यह मकान प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक है, जो पूर्वी चीन के झेंजियांग प्रांत में एक नवनिर्मित सड़क के बीचों बीच खड़ा है। असल में ये कपल सरकार के द्वारा दिए गए भाव से खुश नहीं थे, इसलिए ये इसे बेचना ही नहीं चाहते थे। इन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट को खूब छकाया, सरकार के सामने कोई विकल्प ही नहीं बचा था, तो वह इन घरों के अगल बगल से ही सड़कों का निर्माण करा देती है। उधर घर के मालिकों को ट्रैफिक के शोर शराबे के बीच ही रहना पड़ता है। और 2012 में नेल हाउस पर मीडिया का ध्यान आकर्षित होने के तुरंत बाद इस जोड़े ने इसे लगभग $41,000 में बेच दिया और घर को ध्वस्त कर दिया गया। वह राशि अन्य गृह स्वामियों को दी गई राशि से थोड़ी अधिक थी, लेकिन इस घर को बनाने में लगी लागत से बहुत ज़्यादा कम थी। नंबर 2 में है चाइना का ही चोंगकिंग के वू पिंग का घर। यह एक चीनी महिला है जो चीन में सबसे प्रसिद्ध नेल हाउस घटनाओं में से एक में भाग लेने के कारण एक सेलिब्रिटी बन गई है। मिसेस वू का घर चोंगकिंग में एक नए शॉपिंग मॉल के निर्माण स्थल के बीच में था। वह क्षेत्र के 281 परिवारों में से एकमात्र ऐसी महिला थी जिसने 2060 में साइट से हटने के लिए नए घर या वित्तीय मुआवजे के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। राज्य द्वारा ऐसा करने को कहने के बाद भी वू ने अपना घर और रेस्तोरेंट छोड़ने से मना कर दिया। चाइनीज गवर्नमेंट ने उसकी पानी की सप्लाई काट दी, उसकी बिजली की लाइन काट दी
लेकिन वह वहाँ से हिली नहीं। भले ही वो पानी भरने के लिए 3 किलोमीटर दूर पैदल चलकर चली जाती थी, लेकिन घर खाली नहीं किया। 4 अप्रैल 2007 को मध्य चोंगकिंग में घर को नष्ट किया गया और वो और उसके परिवार को 1 मिलियन युआन का समझौता और एक नया अपार्टमेंट मिला। अब नंबर 1 पर है नारिटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, ये है नारिटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह एयरपोर्ट जापान में सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में से एक है। इस जीवन जगह के हलचल के बीच यह अप्रत्याशित दृश्य जो है वह यह है, हवाई अड्डे के बीच में एक खेत। एयरपोर्ट के डिज़ाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ज़मीन के मालिक की जिद है, क्योंकि इसका मालिक किसान एयरपोर्ट निर्माण के समय यहाँ से हटने से मना कर देता है, जिसके चलते लोकल फार्मर्स और एयरपोर्ट अथॉरिटी के बीच काफ़ी ज़्यादा संघर्ष होता है और मामला कोर्ट तक चला जाता है। लेकिन लोकल फार्मर्स के सपोर्ट और लीगल डॉक्यूमेंट्स की मदद से वह केस जीत जाता है और कोर्ट एयरपोर्ट को सिर्फ एक ही रनवे बनाने की अनुमति देता है। और आज भी इस शोर शराबे वाले एयरपोर्ट में यह किसान रहता है और खेती भी करता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।